नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आफरीन। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे चमोली की। उत्तराखंड में चमोली के जोशीमठ में भालू का हमला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन भालू लोगों पर हमला कर रहा है और साथ ही आपको बता दें कि रविवार की सुबह एक व्यक्ति पर भालू ने हमला कर दिया। साथ ही भालू के हमले से व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं लोगों ने घायल को आर्मी के एमएच अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं आक्रोशित स्थानीय लोगों ने वन विभाग के खिलाफ जमकर यहां पर नारेबाजी की है, जिसके बाद प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत करवाया। वहीं स्थानीय महिला का कहना है कि भालू कई लोगों पर हमला कर रहा है, लेकिन वन विभाग कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा। सामने बाजार की बात है, ये रेलू के पास की, और यहाँ पे आए दिन घटनाएं होती रहती है। और अभी 2 साल पहले एक लड़के को पहले भी यहाँ पे भालू ने जो है कि हमला किया था। और भालू यहाँ पे कितनी कैजुअल्टी हो गई। यहाँ 1 नंबर वार्ड में जो गांधीनगर का कमत गांव है, वहाँ पे भी 2-3 लोगों की कैजुअल्टी हो चुकी है, जवान लड़कों की। और ये भालू का जो आतंक है ये लगातार ये जारी है और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब जनता यहाँ पे बिल्कुल उग्र हो चुकी है और हम लोग अब पीछे हटने वाले नहीं। हो सकता कल मेरे भाई मेरे बच्चे के साथ किसी के साथ भी ये घटना घट सकती है, क्योंकि पूरे जोशीमठ में भालू का लगातार कई महीनों से आतंक चल रखा है, जो कि मैंने पहले भी सोशल मीडिया में और सभी जगह ये अवगत कराया था कि भाई यहाँ पे इतना खतरा हो रखा भालू का, लेकिन अभी भी इसमें कोई रोक नहीं लगी है। कल क्या पता किसी और के साथ ये घटना घट सकती है, परसों किसी और के साथ भी ये घटना घट सकती है। देखिए, आज अभी 3 बजे करीब हमें सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो गांधीनगर का रहने वाला है, सुबह 7 बजे उस पर भालू ने अटैक किया था और एमएच में उसका ऑपरेशन किया गया, उपचार किया गया। और उसके बाद उसको फिर जो यहाँ का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हमारा है उसमें एडमिट किया गया है। यहाँ पे जो उसके मोहल्ले वाले और अन्य शहरवासी वो लोग भी इस बात का आक्रोश व्यक्त कर रहे थे कि फॉरेस्ट की तरफ से प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन जब इस बात का पता किया गया तो ये बात सामने आई है कि फॉरेस्ट को भी सूचना 3 बजे के करीब ही मिली थी और उसके बाद मैं भी मौके पे आया हूँ और फॉरेस्ट से आरओ इनके रेंजर मौके पे हैं और अभी जो हॉस्पिटल में वो व्यक्ति है उसकी स्थिति अभी स्टेबल है और साथ में फॉरेस्ट की तरफ से उसको फौरी तौर पे जो आर्थिक सहायता है वो दे दी गई है 10,000 की और आगे जो और आर्थिक सहायता है वो मेडिकल रिपोर्ट के बाद उसको दी जाएगी और अभी इसको अगर ज़रूरत पड़ती है तो। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर एक इनोवा कार बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके बाद लापता लोगों की खोज लगातार जारी है। वहीं दुर्घटना में लापता हुए 2 शवों की खोजबीन आज तीसरे दिन भी जारी रही है और अब तक इनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। साथ ही रेस्क्यू दल को बड़ी मुश्किल से दुर्घटनाग्रस्त वाहन का मलबा मिल गया है, लेकिन अभी तक लापता लोगों के शव नहीं मिले हैं। बताया जा रहा है कि शायद लापता हुए लोग वाहन से छिटक कर अलकनंदा नदी के उफान में आगे बह गए हों, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम अलकनंदा नदी में दूर तक तलाश कर रही है, लेकिन लापता यात्रियों का सुराग तक नहीं मिल पाया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने अपनी विधानसभा में 2022 की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके तहत अब विधानसभा के कई लोगों को पार्टी में ज्वाइन का काम किया जा रहा है। पिछले 2 सप्ताह से नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के नेतृत्व में कई लोग कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। सोमवार को भी नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कई लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई और इस दौरान इंदिरा हृदयेश ने कहा कि इस सरकार से नाउम्मीदी मिलने के बाद अब लोग कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं और चुनाव आने तक 60% लोग पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में आएंगे, क्योंकि वर्तमान सरकार से जो आशाएं लोगों ने लगाई थी इस सरकार ने उसे विपरीत काम किया, लिहाजा लोग अब कांग्रेस की तरफ जुट रहे हैं। देखिए, मेरा ख्याल है चुनाव आने तक जो लोग पहले भाजपा को मतदान कर रहे थे उनमें से 60% लोग अवश्य बदलाव के साथ आ जाएंगे और ऐसा पूरे उत्तराखंड भर में होगा, हल्द्वानी में नहीं।
विकास नहीं हो रहा है, रोजी रोटी नहीं मिल रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो पीड़ित है। तो उनके पास एक ही तो जरिया है कि वोट के जरिए बदल दे। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने मीडिया से बात करते हुए नोटबंदी के 4 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इसके साथ ही भवन निर्माण और कर्मकार कल्याण बोर्ड में 400 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने बड़ी ही मेहनत से गरीब और मजदूरों के रजिस्ट्रेशन कराए थे और वर्तमान सरकार में गरीबों के 400 करोड़ का भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। और साथ ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही बिहार चुनाव को लेकर हरीश रावत ने कहा कि बिहार की जनता तेजस्वी यादव को सीएम बनाने जा रही है। पूरा भरोसा है कि हम सरकार बना रहे हैं श्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व। लेकिन मेहनत मानेंगे इसमें राहुल गांधी की या तेजस्वी यादव को क्रेडिट किसको मिलेगा इसमें? देखिए, जब सब मिल करके चुनाव लड़ते हैं तो सभी पार्टनर्स में किसकी सीटें कम आती हैं, ज़्यादा आती हैं, वो अलग बात है, लेकिन क्रेडिट सबको मिलता है। मगर बिहार में श्री तेजस्वी ही हमारे मुख्यमंत्री। तो इसका ट्रेंड आने वाले राज्यों के चुनाव में भी देखने को मिलेगा इस तरह? ये एक शुरुआत है। हम और दूसरे लोकतांत्रिक पार्टियों के साथ भी अपने साथ जोड़ रहे हैं, जनवादी पार्टियों को जोड़ रहे हैं। बिहार के बाद हम पश्चिमी बंगाल में इसी तर्ज पर चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ भी हम स्थिति को सुधारेंगे। और 2022 में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इन सब राज्यों को और हिमाचल को हम जीतेंगे। हरिद्वार में दीपावली त्योहार के चलते बाजारों में भीड़ देखने को मिल रही है, लेकिन कोविड-19 भी एक चुनौती है, जिससे कि इसको फैलने से रोकना सभी की जिम्मेदारी है। इसको लेकर जिलाधिकारी सी रविशंकर ने एडवाइजरी जारी की है, जिससे कि हम सुरक्षित रहकर अपने अपने त्योहार मना सके। वहीं सी रविशंकर ने बताया कि त्योहारों के सीजन को देखते हुए हमने एडवाइजरी जारी की है कि मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने हरिद्वार शहर में 3 जगह अलग अलग दीपावली मेले भी लगाए हैं, जिससे कि एक ही जगह पर भीड़ इकट्ठी ना हो सके। जहां जहां उल्लंघन हो रहा है वहां पर पुलिस द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है। और इसके अतिरिक्त हमने पीआरडी और होमगार्ड की भी तैनाती की है। और रही बात पटाखों की, तो पटाखों की दुकान खुले स्थानों पर लगेंगी। इनके लिए स्थान भी चिन्हित कर लिए गए हैं और अगर इसके अलावा कोई उल्लंघन करता है तो कार्रवाई निश्चित की जाएगी। त्योहारों का समय पे जहाँ जहाँ ये मेला लग रहा है या जो दुकानों में खरीदारी हो रही है, वहाँ पे बिल्कुल मास्क पहनने का और सोशल डिस्टेंसिंग करने का लगातार जो है हम एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। इन्फोर्समेंट भी लगातार करते आए हैं। हमारे ओर से भी वैसे हम 3 जगह में जो है आत्मनिर्भर मेला जो है दिवाली के लिए जो है आयोजन किए थे। वहाँ पे भी लोगों जो भी आएंगे उनको जो है हम एडवाइजरी कर रहे हैं कि मास्क पहन लें और सोशल डिस्टेंसिंग करें। जहाँ जहाँ उल्लंघन की स्थिति पाई जा रही है वहाँ पे जो है पुलिस के ओर से कार्रवाई भी की जा रही है। इसमें पुलिस का सपोर्ट के लिए भी जो है पीआरडी और होमगार्ड भी अतिरिक्त लोगों को हमने उपलब्ध किया हुआ है। वहीं खानपुर में पुलिस ने एक स्मैक तस्कर गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 100 ग्राम स्मैक बरामद भी की गई है, जिसकी कीमत बाजार में लाखों रुपए बताई जा रही है। पकड़ा गया आरोपी कोतवाली लक्सर क्षेत्र के लातपुर गांव का रहने वाला है, जो बरेली और बिजनौर से स्मैक खरीद कर इस क्षेत्र में बेचा करता था। आपको बता दें कि पुलिस को सुबह सूचना मिली थी कि एक युवक शिकारपुर रोड से अपने गांव जाने की फिराक में है, जो स्मैक तस्कर है। पुलिस ने सूचना पर क्षेत्र की घेराबंदी कर चौकी से मात्र 100 मीटर की दूरी से स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया। साथ ही तलाशी लेकर उसके पास से 100 ग्राम स्मैक भी बरामद की गई, जिसके खिलाफ अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही आरोपी को जेल भेजा गया है। आज एक गाड़ी को रोका गया था जिसमें अखिल नाम का एक व्यक्ति हमने पकड़ा है, जिसके पास से लगभग 100 ग्राम के करीब स्मैक बरामद हुई है, जिसकी कीमत लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए है।
तो लगातार कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन जो है कहीं ना कहीं लोगों के हौसले बुलंद है। किस तरह का अभियान चलेगा इनके खिलाफ? जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं, न केवल इस तरीके के तत्वों पे जो नशे के कारोबार में लिप्त हैं, बल्कि जो लड़के कहीं ना कहीं विक्टिम हो रखे हैं, जो लड़के यूज कर रहे हैं इस चीज़ को, तो माँ बाप के माध्यम से भी और उन लड़कों को भी काउंसलिंग और जो भी हमारे से संभव मदद हो पा रही है, उनको हम चाह रहे हैं कि मुख्य धारा में आएँ और ये लड़के नशे की जो प्रवृत्ति है उससे दूर रहें। कानपुर में चमनलाल महाविद्यालय के छात्र छात्रों ने कस्बे में रैली निकालकर लोगों को कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किया है। मास्क और सामाजिक दूरी बनाने की अपील की गई है। साथ ही आपको बता दें कि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र छात्राओं ने लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया। साथ ही छात्र छात्राएं हाथों में बैनर और होर्डिंग लिए हुए थे। साथ ही कोरोना को हराने के लिए नारेबाजी भी कर रहे थे। छात्र छात्राएं चमनलाल महाविद्यालय से मोहल्ला किला, मैन बाजार और लक्सर रोड से होते हुए वापस विद्यालय पहुंचे। उन्होंने मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बनाने की लोगों से अपील भी की। हम सभी जानते हैं अब सभी कॉलेज स्कूल खुल गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि लापरवाही कर रहे हैं, क्लास में आ जाते हैं, पास में बैठ जाते हैं। जैसे हम पहले बैठते थे, हमें ध्यान रखना है कि हम क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है और समय पर हमारे विद्यालय में जैसे कि सैनिटाइज़र भी है, सभी चीज़ की व्यवस्था की गई है, तो हमें उनका इस्तेमाल करना है। जैसे हमारे अध्यापक हमें समय पर सलाह भी दे रहे हैं कि हमें किस तरह कोरोना से बचना है, वही हमें दूसरों को भी सलाह देनी है कि हमें उससे कैसे बचना चाहिए। और जैसे कि हम जानते हैं भी कोरोना पूरी तरह ख़त्म तो हुआ नहीं है, तो इसके लिए हमें जो अनपढ़ है, थोड़ा नहीं समझ पाते हैं, हम उनके लिए थोड़ा मास्क की भी व्यवस्था कर सकते हैं। जो नहीं खरीद पा सकते हैं या उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो हम उनको सलाह दे सकते हैं और बोल सकते हैं कि हम हाथ ना मिलाएं, उनसे नमस्ते ही करें, दूरी बना के रखें। आज हमारे कॉलेज में एनसीसी और एनएसएस स्काउट गाइड की तरफ से, रोड रेंजर्स की तरफ से लोगों को जागरूक करने के लिए रैली हुई है। ये हम चमनलाल महाविद्यालय के छात्र हैं। आज जैसे 9 नवंबर है, उत्तराखंड दिवस, राज्य की स्थापना हुई थी हमारे साथ। इस उपलक्ष्य में हमने लोगों को जागरूक किया है कि कोरोना से कैसे बचाव करना है, हमें मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी रखनी है, ये हमने सबने बताया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं अब उत्तराखंड के लक्सर में कांग्रेस सेवा दल ने लक्सर रोड की मार्ग के निर्माण को लेकर अर्धनग्न प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने कहा कि लक्सर की जनता की तरफ लक्सर के जनप्रतिनिधियों का कोई ध्यान नहीं है। केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन फेल हो चुकी है। यहाँ के जनप्रतिनिधि यहाँ की जनता की कोई पीड़ा नहीं समझ रहे हैं। लक्सर रोड की मार्ग को लेकर यहाँ की सरकार को क्या आपत्ति है? पिछले 8 महीने से कांग्रेस सेवा दल विरोध प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी सरकार अगर हमारी बात नहीं मानती है तो आने वाली 29 दिसंबर को एक बड़े आंदोलन का आगाज किया जाएगा। एक तरफ मोदी सरकार है, एक तरफ त्रिवेंद्र सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन फेल हो चुकी है। लक्सर की जनता की तरफ लक्सर के जनप्रतिनिधियों का कोई ध्यान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अवसरवादी के लोग हैं, अवसरवाद की राजनीति करते हैं। चुनाव जीत गए, घर बैठ गए, पीड़ा नहीं समझते हैं यहाँ के लोगों की। लक्सर के स्वाभिमान को लगातार रगड़ने का काम कर रहे हैं भाजपा के सांसद, भाजपा की केंद्र सरकार और मोदी सरकार। रुड़की रोड के निर्माण में क्या आपत्ति है? 8 महीने से लगातार कांग्रेस सेवा दल धरना प्रदर्शन कर रहा है। बजट 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 जियो, अरे तो 3 साल से चल रहा है। मुझे तो सड़क पे काम चाहिए, क्यों काम नहीं कर रहे हो? क्या आपत्ति है यहाँ के किसान से, मुसलमान से, नौजवान से? क्यों नाराजगी है यहाँ के व्यापारी से? क्यों नाराजगी है यहाँ के बेरोजगारों से? क्यों इंडस्ट्री नहीं लगाते हो? क्यों लक्सर की रोडों का निर्माण नहीं कराते हो? जवाब दो, हिसाब दो। हमने तय किया है, आज अगर हमारी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया तो 29 दिसंबर को हम यहाँ राष्ट्रीय ध्वज वंदन कार्यक्रम करके बड़ी जंग का ऐलान करेंगे। एक तरफ मोदी सरकार है, एक तरफ त्रिवेंद्र सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन फेल हो चुकी है। लक्सर की जनता की तरफ
लक्सर के कोतवाली में आज एसपी देहात स्वप्न किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चोरी और लूट की घटना का खुलासा किया है। एसपी देहात स्वप्न किशोर ने बताया कि 28 अगस्त को हुई चोरी की घटना की तहरीर दी गई थी। वहीं मामले को लेकर पुलिस की टीम गठित कर दी गई थी। करीब 4 महीने बाद लक्सर पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है और पुलिस ने मुखबिर की जानकारी के अनुसार भूरा और गुरमीत को गिरफ्तार कर लिया है। जब इन दोनों ने सख्ती से पूछताछ की गई तो इन्होंने लक्सर में हुई अन्य लूट की घटनाओं को भी कबूल कर लिया। इन दोनों के पास से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और एक चाकू बरामद किया गया है और साथ ही इनका आपराधिक इतिहास खंगालने पर पता चला कि इन दोनों के खिलाफ आधा दर्जन आपराधिक मुकदमे कई थानों में दर्ज हैं। इनके आपराधिक इतिहास को और भी खंगाला जा रहा है। दिनांक 28 अगस्त को नरेश कुमार पुत्र छतर सिंह निवासी सीधरुड़ लक्सर के द्वारा कोतवाली लक्सर में एक तहरीर दी गई बाबत चोरी, जिसमें अंतर्गत धारा 379 आईपीसी के अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त अभियोग के अनावरण के लिए प्रभारी निरीक्षक लक्सर के नेतृत्व में टीम गठित की गई। उक्त टीम के द्वारा 2 अभियुक्तों भूरा पुत्र धर्मवीर निवासी बिजोपुरा लक्सर और गुरमीत पुत्र पप्पू निवासी खानपुर को गिरफ्तार किया गया और उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा 2 अन्य आपराधिक घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई, जो 394-411 अंतर्गत जो लक्सर में घटना हुई थी लूट की और जो कलियर में एक लूट की घटना हुई थी। इन दोनों घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए इन दोनों का आपराधिक इतिहास काफ़ी पुराना है और इनके आपराधिक इतिहास के बारे में अन्य सरहदी जनपदों और थानों से भी जानकारी एकत्रित की जा रही है। पौड़ी में 20वां राज्य स्थापना दिवस को सरकार बड़ी ही धूमधाम के साथ मना रही है। वहीं राज्य में आंदोलनकारी राज्य स्थापना दिवस पर प्रदर्शन कर अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, जिसमें आज उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में एकत्र होकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। और उत्तराखंड क्रांति दल के कोटद्वार जिला प्रभारी महेंद्र रावत ने आरोप लगाया है कि जिन उम्मीदवारों से राज्य आंदोलनकारियों ने अपना त्याग बलिदान देकर उत्तराखंड राज्य की स्थापना की थी, उन सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य नहीं बना है। राजनीतिक दलों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को देखते हुए उत्तराखंड राज्य का इस्तेमाल किया। तो पौड़ी में 20वां राज्य स्थापना दिवस आज सरकार बड़ी धूमधाम के साथ मना रही है। राज्य में आंदोलनकारी राज्य स्थापना दिवस पर प्रदर्शन कर अपना आक्रोश भी व्यक्त कर रहे हैं। आज उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर 21वें स्थापना दिवस पर उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा समस्त प्रदेश में सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन और गोष्ठियाँ की जा रही हैं। कोटद्वार में भी हम यहाँ पे स्थानीय मुद्दों को लेकर यहाँ पे धरना लगाया और हमारी विचार गोष्ठी भी वर्तमान उत्तराखंड के 20 वर्षों में क्या खोया क्या पाया उत्तराखंड, उस पर भी गोष्ठी है। हमारे आज महत्वपूर्ण मुद्दा है कि यहाँ पे जिला विकास प्राधिकरण जो वर्तमान सरकार द्वारा घोषित किया, हम चाहते कि यहाँ पे इस पहाड़ की जनता और कोटद्वार की जनता परेशान हो रखी है। कोटद्वार पे इस समय दोहरी मार पड़ रही है, नगर निगम का टैक्स और दूसरा ये आपका जिला विकास प्राधिकरण का टैक्स। रुड़की में बीजेपी जनप्रतिनिधियों में लगातार विवाद चल रहा है, जिसमें विधायक, मेयर और पार्षद भी शामिल हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों झबरेड़ा विधायक देशराज करनवाल को एक पार्क के शिलान्यास कार्यक्रम में नहीं बुलाने पर वो भड़क गए थे और नगर निगम में अधिकारी मेयर और विधायक प्रदीप बत्रा को भी भला बुरा कहने लगे थे। वहीं मेयर और पार्षदों ने एक बैठक कर विधायक देशराज करनवाल का बैठक में आने पर बहिष्कार का ऐलान कर दिया था और साथ ही बीजेपी
जनप्रतिनिधियों में बढ़ रहे विवाद पर रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से शहर में विरोधाभास की राजनीति हो रही है, लेकिन सभी के कार्य क्षेत्र और काम करने की क्षमता अलग है, इसलिए सभी जनता के लिए काम करना चाहिए क्योंकि जनता ने हमें चुना है। कहीं ना कहीं विरोधाभास की राजनीति में समझता हूँ कुछ टाइम से रुड़की पर हावी हुई है। तो मेरा मानना है कि सभी के कार्य क्षेत्र अलग हैं, सभी के कार्य करने की क्षमता अलग है और सभी को जनता के लिए काम करना चाहिए। जब आदमी जनप्रतिनिधि बन जाए तो उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि मैं सेवा करूं और सेवा के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पर, और कोई हम मालिक नहीं बन गए या हम राजा नहीं बन गए। निगम का कार्यालय चलाना हुआ गौरव गोयल का काम है जो मेयर बने हैं, तो किस तरह से कार्यालय चलाते हैं वो उनकी कार्यशैली है। और गुस्से में आदमी भाव पे कुछ बोल गया हो तो मैं समझता हूँ कि उसमें गरिमा का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और ऐसी भाषा का प्रयोग। उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने पौड़ी में राज्य स्थापना दिवस पर रामलीला का आयोजन किया है और 20वां राज्य स्थापना दिवस पर सुबोध उनियाल ने सभी राज्यवासियों को बधाई दी है। इस दौरान शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देकर उन्हें याद किया गया और राज्य निर्माण से पहले राज्य निर्माण के लिए देखे गए सपनों को साकार करने का प्रण लिया गया। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर विकास पुस्तिका का विमोचन कर उत्तराखंड के विकास को प्रदेश सरकार के जरिए बयां किया गया। वहीं कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया है कि उत्तराखंड निरंतर प्रगति के पथ पर है। उत्तराखंड की संस्कृति को साथ लेकर चलने पर इस विरासत को सजाए रखने की प्रेरणा इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए ही दी गई है। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने 12 काश्तकारों को सम्मानित भी किया है, साथ ही स्मार्ट राशन कार्ड भी वितरित किए गए। आज 20 वर्ष पूरे हुए हैं राज बनने के बाद और निसंदेह 20 वर्ष की इस यात्रा में उत्तराखंड राज्य ने बहुत कुछ पाया है। अगर आप देखेंगे राज्य निर्माण के समय मुश्किल से 15% गांवों में कनेक्टिविटी थी, 15% से लेकर 20% तक लोग जो गांव थे वो विद्युतीकृत थे और इसी तरह पानी की एक बहुत बड़ी समस्या थी। आज बुनियादी चीज़ों में हम लोग सैचुरेशन में पहुंचे हैं, इस बारे में संदेह नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है और विकास की भूख अगर समाप्त हो गई तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं प्रगति रुक जाएगी। तो ये विकास की एक निरंतर प्रक्रिया होने के कारण अभी हमें लगातार आगे बढ़ना है और देश के अग्रणी राज्यों के रूप में उत्तराखंड राज्य को स्थापित करना है क्योंकि अपार संभावना। मंगलौर में बालाजी स्वीट शॉप में गैस सिलेंडर फटने से दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसके चलते पुलिस ने दुकान स्वामी के खिलाफ लोगों का जीवन खतरे में डालने और हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। हादसे के दौरान घायल हुए एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है और कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल में पाया है कि गैस रिफिलिंग के चलते धमाका हुआ है। बताया जा रहा है कि आरोपी दुकानदार की ओर से नियमों का पालन नहीं किया गया था, जिसके चलते इतना बड़ा हादसा हुआ है और उसके द्वारा भारी मात्रा में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग किया गया था। वहीं कोतवाली प्रभारी निरीक्षक IPS हिमांशु वर्मा ने बताया है कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस संबंध में खाद्य आपूर्ति विभाग को सूचना भी दे दी गई है। उसमें जब सबसे पहले तो हमारी यही कोशिश थी कि जितने भी हमारे इंजर्ड हैं, जितने भी घायल लोग हैं, उनको वहाँ से बाहर निकाला जाए। उनको हमने जो हमारा सबसे पहला काम था उनको बाहर निकाला गया, हॉस्पिटल भेजा गया। उनकी डिटेल्स हमने सारी नोट कर ली हैं, कौन डिस्चार्ज हो गया है, किसकी क्या हालत है, वो सारी डिटेल्स हमने नोट कर ली हैं। कुछ लोग अभी भी एडमिट हैं, जो हमने देहरादून रेफ़र कर दिए, जो थोड़े क्रिटिकल थे वो हमने देहरादून रेफ़र कर दिए थे। उसके बाद फिर वहाँ से हमने जो है पूरा वहाँ पे खुदाई करवाई, वहाँ पे देखा गया कि क्या क्या हमें एविडेंसेस मिल सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया है, मुकदमा एक पंजीकृत हमने कर दिया है जो दुकान वाले के खिलाफ। उसमें क्या हो रहा था कि वहाँ पे गैस रिफिलिंग वगैरह का भी हमें जो है कुछ एविडेंसेस मिले हैं, तो उसको देखते हुए हमने मुकदमा पंजीकृत कर दिया है। उसमें फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।